हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो फ्रेंड्स, अभी आपका ज्ञान बिंदु के लिए जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है बीएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए, जो प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु यानी कि रोशन आनंद सर के द्वारा दिया गया प्रैक्टिस सेट है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस प्रैक्टिस सेट से अगर आप अच्छा एक्यूरेसी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए आप सभी लोग सेट को ज़रूर मारें और डेली एक सेट लगाएं, ठीक है। सेट लगाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिससे कि एमसीक्यू जो भी होता है वो आपका क्लियर होते चला जाता है। नहीं तो क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट का जो है सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। साथ में एडिटोरिया का करंट अफेयर भी आपका चल रहा है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ एक बात हम आप लोगों से बताना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और आप लोगों का सपोर्ट अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर अपना सपोर्ट बनाए रखें तो काफ़ी है। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में एक ऐलान किया गया था कि इसके बाद से भारत ब्रिटिश राज द्वारा और उसके नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से शामिल होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हम आपको बता दें, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन लंबा है इसीलिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया था कि इसके बाद से भारत ब्रिटिश राज द्वारा और उसके नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से शासित होगा? तो 1858 में, वर्ष 1858 में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया था कि इसके बाद से भारत ब्रिटिश राज द्वारा और उसके नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से शासित होगा। और 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर ये डेट था, 1 नवंबर 1858 का डेट था जब लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद से महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा की। और भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत परिषद और भारत सचिव पद का सृजन किया गया। तो कौन सा एक्ट के तहत इस पद का सृजन किया गया था? तो एक्ट आप याद रखिएगा, एक्ट है 1858 का, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला नंबर प्रश्न क्या है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? तो अगर किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को उसे मान्यता चाहिए तो उसे 3 अलग अलग राज्यों से कितने लोकसभा सीट का प्रतिशत अनिवार्य जीतना होना चाहिए? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि अगर किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करना है तो उसे कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा की सीटें के 2% प्राप्त करना अनिवार्य है। कितना? 2%। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। निर्वाचन आयोग द्वारा जो है इस राजनीतिक पार्टी को मान्यता दी जाती है, और निर्वाचन आयोग द्वारा ही राजनीतिक पार्टी की मान्यता को रद्द भी किया जाता है। तो जो भी काम होता है वो निर्वाचन आयोग करता है, निर्वाचन से संबंधित। उसके बाद इसके अलावा उसका काम होता है कि उसके राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए जो भी अर्हताएँ हैं वो तय करता है। जैसे कि कुछ अर्हताएँ इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। पहला क्या है कि यदि अगर लोकसभा या फिर विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% अगर कोई वोट प्राप्त करता है और उसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा का 4 सीट प्राप्त करता है। पहला तो ये है। दूसरा है कि कोई दल राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त करना चाहता है तो लोकसभा का 2% स्थान जीतना होगा, वह भी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में से, ठीक है। दूसरा तो ये अर्हता हो गया। तीसरा अगर हो गया कि यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में 4 स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो ये 3 अर्हताएँ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय दल की बात आया तो मतदाता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ये से कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था? तो कर सुधार समिति का गठन जो किया गया था ये राजा जे चलैया समिति के अध्यक्षता में 1991 में सरकार ने राजा जे चलैया की अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था। अगर हम बात करें
अगर बात किया जाए इसमें से नरसिम्हा राव समिति का, नरसिम्हा राव समिति का अगर हम ऑप्शन देखें तो ये जो है किससे संबंधित है, तो ये नरसिम्हा राव समिति जो है ये वित्तीय सुधार यानी कि बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, और एक और देख लीजिए विजय केलकर समिति की बात करें, किसे, विजय केलकर समिति की अगर हम बात करें, और उससे रघुराम राजन समिति, विजय केलकर समिति, ये सभी जो है आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और एक समिति इसमें सब में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसे याद रख लीजिएगा, उसे हम बता देते हैं पारीक समिति के बारे में। पारीक समिति के बारे में आप लोग सुने होंगे। पारीक समिति ये जो है ना दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर है। ठीक है, पारीक समिति, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो नौजवान सभा, क्या नाम था इस सभा का, नौजवान सभा नामक एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका स्थापना जो किया गया था भगत सिंह द्वारा किया गया था, और ये जो कब किया गया था, तो 1926 में किया गया था। लाहौर में किया गया था, कहाँ पे, लाहौर में 1926 में किया गया था। जगह का नाम भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 1901 याद रखिएगा, 1913 का डेट, 1913 में याद है गदर दल का स्थापना हुआ था। 1913 में गदर दल का स्थापना 1913 में हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, और लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने किया था गदर दल का स्थापना। उसके बाद एक याद रखिएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में होती है कानपुर में। सचिंद्र नाथ सन्याल के संस्थापक इसके होते हैं। ठीक है, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और है आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 में होती है। किसकी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की, दिल्ली में इसका स्थापना होता है, और चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह दोनों मिलकर इसकी स्थापना को करते हैं। 5 नंबर देखिए, वीकिट ब्राउजर इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। तो ये क्या है, इस प्रश्न का आंसर देखिए सफारी, इसका आंसर हो जाएगा सफारी। सफारी वेब किट ब्राउजर इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। ठीक है, और ग्राफिकल वेब ब्राउजर में उपयोगकर्ता और वर्ल्ड वाइड वेब के यानी कि WWW जिसको बोलते हैं, इसके बीच का अंतर संबंध जो है वो नीले रंग के टेक्स्ट द्वारा जो है वो प्रतिस्थापित किया जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, भारतीय थल सेना में प्रथम पायदान का कमीशन रैंक लेफ्टिनेंट रैंक होता है। इसके समक्ष अर्थात प्रथम पायदान का कमीशन रैंक भारतीय नौसेना में निम्न में से कौन होता है। तो आपसे पूछा गया है कि भारतीय नौसेना में देखिए दिया है कि भारतीय थल सेना में प्रथम पायदान का कमीशन रैंक लेफ्टिनेंट रैंक का होता है, और इसके समक्ष अर्थात प्रथम पायदान का कमीशन रैंक भारतीय नौसेना में कौन होता है। तो देखिए भारतीय नौसेना में प्रथम पायदान का कमीशन रैंक सब लेफ्टिनेंट का रैंक होता है। सब लेफ्टिनेंट का रैंक जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। वही थल सेना में लेफ्टिनेंट का, नौसेना में सब लेफ्टिनेंट का। और वायुसेना में बात करें तो वायुसेना में जो होता है वो फ्लाइंग ऑफिसर प्रथम रैंक पे होता है। ठीक है, और सेना का तीनों अंग में कमीशन रैंक शीर्ष से जो होता है वो उसमें पहले सबसे देखिए अभी अगर हम बात करें तो थल सेना जो है वो कौन, थल सेना में अभी एडमिरल है, क्या बोलते हैं उसको, थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए थल सेना में जो प्रथम होते हैं ना उसके आगे क्या लगता है, थल सेना के प्रथम के आगे जनरल लगता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें नौसेना का तो उसमें एडमिरल का यूज़ किया जाता है, और वायुसेना में एयर चीफ मार्शल का यूज़ किया जाता है। तो ये पोस्ट वाइज होता है और उसमें सब अलग अलग पोस्ट पे होते हैं, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, कंप्यूटर के एक मेन्यू में डैश की लिस्ट होती है। तो कंप्यूटर के एक मेन्यू में कमांड्स की लिस्ट होती है। किसकी, कमांड्स की लिस्ट होती है। विंडोज सॉफ्टवेयर में किसी फाइल, फोल्डर या सूचना प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट का नाम दिया जाता है। विंडोज सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि किसी भी फाइल, फोल्डर्स या फिर सूचना या प्रोग्राम को हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। वहीं अगर किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को विशिष्ट कार्य करने के लिए दिए गए निर्देश को कमांड कहते हैं। ठीक है, तो कमांड समझ गए। अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है। तो संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्धन्यायिक क्या है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है
अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है और महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर। वह इटली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया वह कौन था? तो देखिए इसमें जो है इटली यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया था। जो इटली का यात्री था निकोलो कोंटी, इसका नाम है निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी जो है वो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, इटली का शासक था। ठीक है, वहीं अगर हम बारबोसा की बात करें दोस्तों तो ये पुर्तगाल का यात्री था और कृष्णदेवराय प्रथम के शासनकाल में ही आया था। ठीक है, उसके बाद मार्को पोलो को देखिएगा तो मार्को पोलो नहीं आया था, अब्दुल रजाक था। अब्दुल रजाक नूनीज आया था और डोमिंग पायस था। ये सभी जो था यात्री था, है ना, तो इसे याद रखिएगा। तो निकोलो कोंटी कहाँ का यात्री था? इटली का था और देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था और इसने जो विजयनगर साम्राज्य का काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। 10 नंबर देखिए, हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जो जगदीप धनखड़ हैं उन्होंने शपथ लिया है। जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित किया गया था शपथ ग्रहण और 15वें राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू। इनके द्वारा श्री धनखड़ जी को जो है वो पद की शपथ दिलाई गई थी। और भारत के 13वें उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो एम के वेंकैया नायडू थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। भारत में अरावली पर्वत का जो निर्माण हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो कैलेडोनियन युग में हुआ था। कैलिडोनियन युग में जो है भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। कैलेडोनियन पर्वत का निर्माण कैलेडोनियन पर्वत का निर्माण सिल्यूरियन, डिवोनियन तथा पार्मेनियन युग में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। और यह जो है भारत का अरावली पर्वत का निर्माण कैलेडोनियन युग में होता है और भारत के महादेव और सतपुरा पहाड़ियों का सृजन भी इसी काल में होता है। कौन कौन? भारत में महादेव और सतपुरा पहाड़ी। और अरावली जो है, अरावली अवशिष्ट या फिर प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण है। किसका? बलित पर्वत का उदाहरण है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, नदियों जो विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में बहती है तथा अरब सागर में गिरती है वो है, तो वो नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती है। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ जो है वो विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में बहती है और अरब सागर में जाके गिरती है। और खंभात की खाड़ी अरब सागर स्थित एक तिकोनी आकृति की खाड़ी है, तिकोनी आकृति की। और खंभात की खाड़ी में साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती ये सारी नदियाँ गिरती है खंभात की खाड़ी में। 13 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो केवल देखिए इसमें ऑप्शन दिया है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करना, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना और ऑप्शन सी है नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने की स्तुति करना और चौथा है भारतीय राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना। तो कह रहा है कि केवल जो है राज्यसभा का अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, तो वो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने की स्तुति करना। नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की स्तुति करने का अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। अनुच्छेद 312 के तहत यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से, कितना? 2/3 बहुमत के द्वारा किसी भी अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। और राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग का प्रस्ताव है ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें कि उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने हेतु राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित संकल्प प्रस्ताव को लोकसभा के सहमति की आवश्यकता होती है। और भारतीय राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के तहत संसद को प्राप्त है। तो आंसर आपका सी हो गया। 14 नंबर प्रश्न देखिए, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन आपका है धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। तो उस स्थल का नाम बताना है जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो वो जगह है आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कृषि के खोज के साथ ही लोगों के जीवन में
स्थायित्व आया था और इसी कारणवश नवपाषाण काल को क्रांति के रूप में देखा जाता है। वहीं सर जॉन लुबाक ने नवपाषाण काल हेतु नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया है। किसने? सर जॉन लुबाक ने। और नवीनतम खोजों के आधार पर जो लुहरादेव है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में, वो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। 15 नंबर देखिए, निम्न में से अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन थे? तो इसमें दिया है मीर मुशब्बिर, दोस्त मोहम्मद, दसवंत, मीर सैयद अली। अकबर के दरबार का जो मुख्य चित्रकार था वो दसवंत था। कौन था? दसवंत था। अकबर के दरबार में मीर सैयद अली, दसवंत, बशाबन ये सभी चित्रकार आदि थे, लेकिन मीर सैयद अली फारस का रहने वाला था जो हुमायूं के साथ भारत आया था। कौन? मीर सैयद अली। ऑप्शन डी में जो है सो, तो ये तो पहले ही छट गया। उसके बाद मुगल काल में जहांगीर का शासनकाल चित्रकला के विकास दृष्टिकोण से स्वर्णिम काल कहलाता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस मुगल काल के किस शासनकाल के समय को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे देखिए 16 नंबर, अल्प विकसित देशों में किस क्षेत्र में आय की अधिक असामान्यताएं पाई जाती है? तो अल्प विकसित देशों में सेवा क्षेत्र में आय की अधिक असामान्यताएं पाई जाती है। किसमें? सेवा क्षेत्र में। ठीक है, और वह अर्थव्यवस्था जहां जनसंख्या की वृद्धि की दर अपेक्षाकृत अधिक हो, पर्याप्त मात्रा में प्रकृति साधन उपलब्ध हो, परंतु उसका पूर्ण रूपेण विदोहन न हुआ हो, लोगों का जीवन स्तर अत्यंत नीचा हो, जहां विनियोग को विस्तृत क्षेत्र हो परंतु पूंजी निर्माण की गति अत्यंत धीमी हो, उसके बाद जनता की उपभोग वृत्ति बहुत ऊंची हो, ये सभी चीज़ जो होता है वहाँ पे देख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि की दर अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 17 नंबर देखिए, वाणिज्य प्रपत्र भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। तो वाणिज्य प्रपत्र भारत में सर्वप्रथम 1989 में प्रारंभ किया गया था। कब? 1989 में। ऑप्शन सी। वाणिज्य प्रपत्र कॉर्पोरेट उद्योग हेतु साख का स्रोत होता है। किसका? क्रेडिट का जो स्रोत होता है। वाणिज्य प्रपत्र कॉर्पोरेट उद्योग 1989 में जो है ये प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम। 18 नंबर प्रश्न देखिए, कहवा के कुल विश्व के उत्पादन का 60% से अधिक भाग प्राप्त होता है। कहवा के कुल विश्व के उत्पादन का 60% से अधिक भाग लैटिन अमेरिका से प्राप्त होता है। किससे? लैटिन अमेरिका से। कहवा का मूल स्थान यानी उत्पादित स्थल जो होता है वो अफ्रीका महाद्वीप के इथोपिया को माना जाता है। किसे? अफ्रीका महाद्वीप के इथोपिया को। वहीं 1798 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रयोगात्मक रूप से कहवा के उत्पादन और 1820 में व्यापारिक उत्पादन शुरू हुआ था। और कहवा के लिए 12 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तथा 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होना चाहिए। और भारत में कहवा की 2 किस्म पैदा होती है, एक अरेबिका होता है, दूसरा रोबस्टा होता है। अरेबिका जो होता है वो उच्च कोटि का कहवा होता है और रोबस्टा जो होता है यह रोगरोधी कहवा होता है। तो आंसर कौन हो गया इसका? आंसर आपका ए हो गया। 19 नंबर देखिए, पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन तथा द्रव्यमान पाया जाता है। तो पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान जो है ये मेंटल में पाया जाता है। किसमें? मेंटल में पाया जाता है। गुटेनबर्ग ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भाग में विभक्त किया था। किसने? गुटेनबर्ग में। गुटेनबर्ग जो है इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा जो था कोर या फिर क्रोड था। जिसमें कि अगर हम क्रस्ट की बात करें तो इसका आयतन, क्रोड का आयतन जो था, क्रस्ट का जो आयतन था वो 0.5% और द्रव्यमान इसका 0.2% क्रस्ट का है। वहीं मेंटल के आयतन की बात करें तो मेंटल का आयतन 85.5% होता है और द्रव्यमान उसका 68% होता है। ठीक है, और अगर हम कोर या फिर क्रोड की बात करें तो इसका जो आयतन होता है वो 16% होता है और इसका द्रव्यमान 32% होता है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि कोर या फिर जो क्रोड होता है इसके कारण ही पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है। अगला प्रश्न देखिए, मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी कला बिहार भारतीय राज्य से संबंधित है। कहाँ से? बिहार से। मधुबनी पेंटिंग प्राचीन काल से बिहार के मिथिलांचल में प्रचलित है। कहाँ पे? मिथिलांचल में। 21 नंबर देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था वो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, और वही अगर हम प्रथम की बात करें तो प्रथम जो है वो अजातशत्रु के समय में
कहाँ पे? राजगिरी में हुआ था प्रथम। सेकेंड आपका जो हुआ था वो कालाशोक के समय में वैशाली में हुआ था सेकेंड। एंड थर्ड आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, थर्ड पाटलिपुत्र में अशोक के समय में हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। हाल ही में नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण पीएम मोदी द्वारा किया गया। राष्ट्रीय प्रतीक का ऊंचाई कितनी है? तो 22 नंबर प्रश्न का जो कह रहा है कि हाल ही में जो नए संसद भवन के छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है, वो राष्ट्रीय प्रतीक की ऊंचाई जो है वो 5.5 मीटर यानी कि 6.5 मीटर है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है, जो कि कांसे का बना है और ये प्रतीक जो है वो 9500 किलोग्राम वजन का है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है और इसे सहारा देने के लिए इसके आसपास 65,000 किलोग्राम की स्टील की संरचना का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक लगाने का काम 8 चरणों में पूरा किया गया। इसमें मिट्टी से मॉडल बनाने से लेकर कंप्यूटर ग्राफिक तैयार करना और कांस्य निर्मित आकृति को पॉलिश करना सभी शामिल है। ठीक है, अब देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो वो कौन सा गवर्नर था? तो वेलेजली था। कौन था? वेलेजली था। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, वेलेजली की सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश जो है वो अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य और आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार था। वहीं वेलेजली ने 1798 से 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था और सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में डुबले ने किया था, जो फ्रांसीसी गवर्नर था। ये भी याद रखिएगा। 24 देखिए, हाल ही में किस खाड़ी देश ने अपनी सेना में महिलाओं को शामिल होने का अधिकार प्रदान किया है? तो सेना में महिलाओं को जो शामिल करने का अधिकार प्रदान किया है वो हाल ही में सऊदी अरब ने किया है। किसने? सऊदी अरब ने किया है। हाल ही में सऊदी अरब जो है वो अपनी सेना में महिलाओं को शामिल करने का अधिकार प्रदान किया है। भारत से बाहर पहला आईआईटी संस्थान अगर पूछा जाए तो ये संयुक्त अरब अमीरात में खोला जा रहा है। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, दोनों उसे याद रखिएगा। 25 नंबर देखिए, पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो पोस्ट शब्द का जो प्रयोग है दोस्तों वो गोल्फ में किया जाता है। किसमें? गोल्फ में किया जाता है। गोल्फ खेल से संबंधित जो शब्द की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है जिसको देख लीजिए। एक होता है 9 शब्द, बैक, एस, बोगी, चिप, ईगल्स, ड्राइव, ये सभी गोल्फ से संबंधित वर्ड है। ठीक है, और आधुनिक गोल्फ का खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। कहाँ पे शुरू हुआ था? स्कॉटलैंड में। आगे देखिए, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जून 1964 को मुद्रा का दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा 1 जून 1964 से पैसा हो गया और 1 अप्रैल 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1957 को। उसके बाद 1957 से 1964 तक टकसाल से उत्पादित पैसा को नया पैसा कहा गया। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से किसे लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा महालेख परीक्षक। महालेख परीक्षक को जो है वो लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 जो है ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है और इसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा जाता है। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का जो मुखिया होता है यही होता है। ठीक है, अगला देखते हैं 27 नंबर। चलिए 28 नंबर, भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? तो भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? तो भूचाल का अपकेंद्र पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र का ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, भूकंप केंद्र का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप अधिकेंद्र यानी कि एपी सेंटर कहते हैं। आगे देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होता है। 30 दिसंबर डेट भी याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था
और मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह द्वारा ढाका में किया गया था। अगला प्रश्न है 30 नंबर, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? तो सलाल प्रोजेक्ट का संबंध भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी चिनाब नदी पर यह स्थित है। भांगरा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। भांगरा नागल परियोजना सतलज नदी पर है, ठीक है। और ऋग्वेद में अस्कनी जो है वो चिनाब को कहते, प्राचीन नाम था। अस्कनी चिनाब का प्राचीन नाम था। ऋग्वेद में सतलज को जो है प्राचीन नाम सतुद्री कहा गया है, सतुद्री। और रावी नदी पर जो है, रावी नदी की अगर हम बात करें तो रावी नदी पर शाहपुर कुंडी डैम परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है। वहीं अगर हम सिंधु नदी की बात करें, सिंधु नहीं, चिनाब की बात करें, अगर हम चिनाब नदी की बात करें तो बगलीहार परियोजना, बुरसर प्रोजेक्ट, दुल्हस्ती प्रोजेक्ट, ये सभी आपका जो है वो चिनाब नदी पर है, ठीक है। अगला देखिए 31 नंबर, बिहार के किस नदी पर डागमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार के कोसी नदी पर डागमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, कोसी नदी पर, ठीक है। और डागमारा जल विद्युत परियोजना का जो निर्माण किया जा रहा है वो बिहार के कोसी नदी पर किया जा रहा है। और इस परियोजना के बन जाने के बाद उत्तरी बिहार में बाढ़ से संबंधित समस्या में कमी देखने को मिलेगा और इसके साथ ही साथ कम दर पर बिजली उपलब्ध भी हो पाएगी। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है और कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल के सप्तकोशी में है। यह गंगा की सहायक नदी है। 32 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनाधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिजाइन किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फायरवॉल। फायरवॉल प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनाधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिजाइन किया गया, ठीक है। और फायरवॉल का कार्य क्या होता है दोस्तों? तो ये जो है आने वाली डाटा की जांच करता है। उसके बाद फायरवॉल यूजर नेम तथा पासवर्ड के जरिए जो उपयोगकर्ता होते हैं उनके नेटवर्क का प्रयोग करने देता है। उसके बाद फायरवॉल इंटरनेट पर लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि LAN जिसको बोलते हैं LAN, लोकल एरिया नेटवर्क के तहत गोपनीयता बनाए रखता है। उसके बाद देखिए अगला आता है 33 नंबर, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है वो 2001 में होती है, ठीक है। वहीं अगर हम SCO की स्थापना की बात करें, SCO की स्थापना ये 15 जून, डेट कब का है दोस्तों? 15 जून 2001 को किया गया था। और SCO एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस वर्ड को आप याद रखिएगा, किसी भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैसी संस्था है? तो अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय, अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसे याद रखिएगा। इस संगठन का उद्देश्य क्या है? तो इस संगठन का जो उद्देश्य है उसे देख लीजिए। यह संगठन जो है वो शांति, सुरक्षा, स्थिरता के साथ आर्थिक संस्कृति के क्षेत्र में उन्नति करता है। और SCO की आधिकारिक भाषा की अगर हम बात करें तो चीनी और रूसी, ये दोनों यहाँ की भाषा है। 2001 में SCO की स्थापना जो है वो संघाई 5 के नाम से किया गया था, जिसमें कि 5 देश थे, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। और संघाई 5 देशों का गठन विसैनिकीकरण वार्ता से 1996 में प्रारंभ हुआ था। विसैनीकरण वार्ता से 1996 में प्रारंभ हुआ था। और 2001 में जब संघाई 5 में उज्बेकिस्तान शामिल हो गया तो इसका नाम SCO रखा गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका आंसर ए हो गया। आगे देखिए 34 नंबर, किस सरकार ने कृषि, बागवानी और नवोन्मेष में प्रोत्साहित करने के लिए सांगू बागू परियोजना शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य ने। देखिए तेलंगाना सरकार ने कृषि के उन्नति के लिए सागू बागू नाम की एक नई परियोजना प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य है राज्य के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना। कौन सी परियोजना है? सागू बागू परियोजना। अगला है 35 नंबर, भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है आपका कौन? एंजल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। एंजल जलप्रपात जो है वो वेनेजुएला में स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 979 मीटर है। और एंजल जलप्रपात कैरोनी नदी पर स्थित है। किस पे? कैरोनी नदी पर स्थित है। अगला देखते हैं।
अच्छा, रिम्बन की बात करें तो रिम्बन कहाँ है दोस्तों, ये यूएसओ में है। रिम्बन यूएसओ में है। कहाँ पे? यूएसओ में, अमेरिका में है। उसके बाद अगर तोगेला की बात करें, तोगेला है एक, याद रखिएगा, तुगेला, तुगेला, ये दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में है। आगे देखते हैं। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? पहला दिया है कि गांधी जी गंभीर रूप से बीमार थे। दूसरा दिया है कि भीड़ ने उत्तर प्रदेश की चौरा चौरी में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। ये तो आपका पहले ही गलत है, आपको कारण बताना है, तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि भीड़ ने क्या किया कि उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी 1922 में, जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे, तो मुख्य कारण उनका यही था। ठीक है। और 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को उग्रवीर ने गोरखपुर जिले के चौराचौरी पुलिस स्टेशन पर क्या कर दिया था? आग लगा दिया था, जिसमें कि 22 पुलिसकर्मी जो थे वो जल के मर गए थे, और गांधी जी उस समय बारदौली में थे, और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया था। यही रीजन था। 37 नंबर प्रश्न देखिए, पटना कलम एक है, तो पटना कलम क्या है? तो पटना कलम की बात करें तो एक चित्रकला की शैली है। किसकी चित्रकला की शैली है? और पटना कलम का विकास मुगल वंश के पतन के बाद हुआ था। पटना कलम का प्रथम चित्रकार कौन थे? तो ये याद रखिएगा, सेवक राम थे। सेवक राम इनका नाम था, जो प्रथम इसके चित्रकार थे, और चित्रकला की एक शैली है। मुगल काल के पतन के बाद ये कला शुरू हुआ था। और पटना कलम जो है वो लघु चित्रण से संबंधित है, लघु चित्रण से संबंधित है। और उससे संबंधित एक और याद रखिएगा कि इससे संबंधित कुछ चित्रकार के नाम याद रखिएगा, जैसे यमुना प्रसाद हो गए, शिव दयाल हो गए, महादेव प्रसाद, फकीर चंद्र, पटना कला से संबंधित ये कलाकार है। ठीक है। और ईश्वरी प्रसाद पटना कलम के अंतिम कलाकार माने जाते हैं, ईश्वरी प्रसाद। वहीं अगर मधुबनी चित्रकला की बात करें तो इनका जो संबंध था वो पौराणिक कथाओं से है, मधुबनी चित्रकला का। अगला देखिए 38 नंबर, निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेत यानी कि कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है? तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा, मेहरगढ़। इस टाइप का प्रश्न का आंसर हम पीछे भी देख चुके हैं कि मेहरगढ़ से जो है वो मेहरगढ़ से प्रथम खेत यानी कि कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्यागपत्र सौंप पदमुक्त हो जाता है? तो लोकसभा अपना जो त्यागपत्र होता है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंप कर पद मुक्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 94 को याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना पद त्याग में पद से हटाए जाने से संबंधित है, अनुच्छेद 94। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 94 के तहत जो है इन प्रावधानों का उल्लेख है कि लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। और दूसरा है कि लोकसभा अध्यक्ष किसी भी समय उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष किसी भी समय अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। यही अनुच्छेद 94 में दिया हुआ है। देखते हैं 40 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा में घोषित किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343, ऑप्शन डी। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी संघ की राजभाषा घोषित किया गया। और इसी 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक का उल्लेख है। देवनागरिक जिसको हमें इंग्लिश में रोमन लिपि हम लोग का इंग्लिश का, और हिंदी का देवनागरिक। भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के भाषा से संबंधित है, 343। और अनुच्छेद 45 में राज्यों के भाषा के संबंध में उपबंध है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष होती है? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे, और इनकी मृत्यु जो है वो 1680 में होता है। कब होता है? 1680 में। शिवाजी का जन्म जो है दोस्तों 1627 में होता है। 1627 में इनका जन्म होता है, और जब शिवाजी मर जाते हैं उसके बाद उनका पुत्र संभाजी जो है इसका उत्तराधिकारी बनता है। और उत्तराधिकारी के युद्ध में अपने भाई मतलब संभाजी जो हैं ये उत्तराधिकारी का युद्ध करते हैं, अपने भाई राजा राम को हरा करके मराठा शासक बनता है। अपने भाई से ही युद्ध किए थे और उसको हरा करके संभाजी उत्तराधिकारी बन जाते हैं। और 1689 में औरंगजेब ने संभाजी को बंदी बना लिया और मंत्री कलश के साथ मृत्युदंड दे दिया था 1689 में संभाजी को भी। 42 नंबर देखिए, इसमें से
भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका जो इसमें है वो इस सारे ऑप्शन में बिहार के पास है। किसके पास? बिहार के पास। भारत में बिहार राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। भारत के 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। एक तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, 6 का नाम याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश। दूसरा आपका कर्नाटक हो गया, तीसरा महाराष्ट्र हो गया, चौथा बिहार हो गया, पांचवा याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और छठा तेलंगाना। ये 6 राज्य है जहाँ पे विधान परिषद अस्तित्व में है, यानी कि यहाँ पे जो है वो द्विसदनीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिक एवं अफगान सहयोगियों को सुरक्षित निकालने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया? तो अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद भारत ने काबुल से भारतीय नागरिकों एवं अफगान सहयोगियों को सुरक्षित भारत लाने के लिए एक मिशन की शुरुआत की थी, एक ऑपरेशन का, जिसका नाम था देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति। अगला देखते हैं ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है दोस्तों? तो रूस यूक्रेन के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। 44 नंबर प्रश्न देखिए, श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर है और श्रीशैलम परियोजना आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य में स्थित है। उसके बाद देखिए, दिल्ली सल्तनत के निम्न शासकों में किसकी मृत्यु घोड़ा से गिरकर हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, देखते हैं इधर, ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है 1210 ईस्वी में लाहौर में चागोन खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है और 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है वो दिल्ली के निकट अफगानपुर उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर लकड़ी के महल में गिरने से होती है। किसकी? तो गयासुद्दीन तुगलक की। और कुतुबुद्दीन का चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। तो इस प्रश्न में काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं लोग, तो इसे ध्यान से देखिएगा। अगला देखिए 46 नंबर, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल निम्न में क्या है? तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ऑप्शन नंबर डी। और भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने की जो योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। और महान्यायवादी का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा सौंपे एवं निर्देशित विधिक कार्य को करे और भारत सरकार को विधि संबंधित सलाह दे। यही इसका कार्य होता है महान्यायवादी का। अगला एक पॉइंट इसके बारे में देखिएगा कि महान्यायवादी को भारत सरकार की ओर से किसी न्यायालय में एवं संसद के सदनों में उपस्थित होकर भारत सरकार का पक्ष रखने का अधिकार जो है ये दिया हुआ है। 47 है कि भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप ये आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसको हम लोग SHAR बोलते हैं, ये श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है और यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। 48 नंबर देखिए, निम्न में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 का आयोजन किया गया था? तो देखिए UNSFCCC, इस यूनिसेफ का आप लोग नाम सुना होगा। इसी संस्था का जो गठन होता है, बैठक होता है, इसी को हम लोग कॉप नाम देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कॉप कहा जाता है, ठीक है। तो पूछा गया है कि 26 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो COP26 का जो आयोजन है ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कहाँ पे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। अगला देखते हैं 49, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण अजमेर में किसके द्वारा करवाया गया? तो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और यह पहले एक संस्कृति विश्वविद्यालय था और ऐबक ने इस विद्यालय भवन का ऊपरी भाग गिरवा दिया और गुंबज और मेहराब बना दिया, ठीक है। चूंकि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण हिंदू भवन पर हुआ था और इस इमारत पर हिंदू और इस्लामिक दोनों शैलियों का जो है वो प्रमाण देखने को मिलता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया और गुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भारत में प्रथम मस्जिद है और गुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जैन मंदिर के अवशेष पर निर्मित है। अगला देखते हैं 50 नंबर, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो साइमन कमीशन जो 1928 में भारत आया था उसका उद्देश्य था कि जो 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था वो प्रशासनिक सुधार विचार को लेकर आया था, प्रशासनिक सुधार के विचार को लेकर आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 51 नंबर देखिए,
एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है और शेष आधा भाग v2 से करता है, तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा। तो ये फिजिक्स का प्रश्न है। अगर एक पिंड की कुल दूरी का आधा भाग v1 से यात्रा करता है और शेष आधा भाग v2 से करता है, तो औसत वेग आपको पता करना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2v1 इंटू 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। अगला है 52 नंबर, वायु का वेग संबंधित है। तो वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से। दाब प्रवणता के कारण चक्रवात एवं प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं, और यदि आंतरिक दाब निम्न जबकि बाह्य दाब उच्च हो तो वायु की गति बाहर से अंदर की ओर होता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि यदि आंतरिक दाब निम्न जबकि बाहरी दाब उच्च हो, आंतरिक दाब निम्न हो और बाहरी दाब उच्च हो, तो वायु की गति बाहर से अंदर की ओर होता है। मतलब उसका जो वायु का दाब होता है, उसकी गति जो होता है वो बाहर से अंदर की ओर होता है, और इसे हम लोग चक्रवात कहते हैं। अगला है 53 नंबर, द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है। तो द्रवों में घर्षण को संयानता कहा जाता है। द्रवों में घर्षण को संयानता कहते हैं। और अगर हम बात करें संयानता का, तो तरल का वह गुण जिसके कारण, तरल यानी लिक्विड का वह गुण जिसके कारण वह अपने संपर्क स्तरों के मध्य सापेक्षिक गति का विरोध करता है, उसे हम लोग संयानता कहते हैं। और तरल के संपर्क सतहों के माध्यम में लगने वाले बल को संयन बल कहते हैं। ठीक है। 54 नंबर देखिए, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया, ये जो है ये प्रक्रिया जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, और इसे जंग लगाने से बचाने के लिए लगाया जाता है। जंग लगाने से बचने के लिए लोहा में बहुत सारी प्रोसेस होती है, 3-4 प्रोसेस है, उसमें एक प्रोसेस आपका गैल्वेनाइजेशन भी है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, गैल्वेनाइजेशन में जस्ता का परत चढ़ाया जाता है जिससे कि लोहा को सुरक्षित रखा जाए, जंग लगने से बचाया जाए। और लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए यसद लेपन तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, क्रोमियम लेपन करके, एनएडीकरण करके, पेंट करके और सारी विधि है जिसको अपना करके बचाया जा सकता है। और जंग लगने से लोहा का वजन जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला देखते हैं 54 नंबर, नीचे दिए गए अभिक्रिया को पूरा करें। नीचे दिए गए अभिक्रिया को पूरा करें। एक रिएक्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसको क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है, यानी कि पूरा करना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए Al2O3 दिया है, प्लस 6HCl दिया है, और फिर 2AlCl3 है, प्लस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें जो आपका कंप्लीट हो जाएगा वो हो जाएगा 3H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3H2O। ऑप्शन नंबर डी इसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें, देखिए ये जो प्रक्रिया है ना, ये जो प्रक्रिया दिया हुआ एक क्षारक के भांति व्यवहार कर रहा है। किसकी भांति, क्षारक के भांति। और अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल देता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। और धातु के ऑक्साइड फिर क्षारीय धातु के ऑक्साइड अम्लीय जैसा व्यवहार करते हैं। तो इसीलिए जो आपका रिएक्शन हो जाएगा वो ये कंप्लीट कर देगा 3H2O। 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। NaCl में यह बंध है। तो NaCl इसमें क्या, कौन सा बंधन होता है, आयनिक बंधन होता है। कौन सा बंधन होता है, आयनिक। देखिए वैद्युत संयोजक बंधन को आयनिक बंधन ही कहते हैं। जो वैद्युत संयोजक बंधन होते हैं उसी को हम लोग आयनिक बंधन कहते हैं। और आयनिक बंधन की बात करें हम तो देख सकते हैं कि जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने से उन दोनों परमाणुओं के बीच जो बंधन बनता है उसे हम लोग वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं या फिर आयनिक बंधन कहते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं 57 नंबर प्रश्न, न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, तो ये जो होगा सुगर प्लस नाइट्रोजन युक्त बेस एंड क्षार। ये डीएनए का एक टाइप हो, डीएनए का एक बहुलक है। डीएनए का बहुलक है आपका न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। और डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है, और न्यूक्लियोटाइड जो है वो सुगर, एसिड और बेस का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड प्लस एसिड के रूप में भी जाना जाता है। और डीएनए में पेंटोज सुगर, फॉस्फोरस एसिड, फ्यूरिन और पायरामिडिन क्षार जो होता है वो होता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए 58 नंबर, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसी पदार्थ को क्या कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए ये हमारा सेल है। ठीक है। तो हमारे में जो सेल, हमारा जो सेल होता है, जो मतलब
एनिमल सेल जो होता है उसमें तो केंद्र कोशिका झिल्ली नहीं होता है, क्योंकि प्लांट सेल में कोशिका झिल्ली होता है। ये जो क्या करता है कि बाहरी परत होता है जो पेड़ पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। और इसके अंदर एक जेली सा भरा होता है। ये जेली जो होता है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इस जेली में जो भरा होता है वो होता है आपका साइटोप्लाज्म। क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और कोशिका के संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव कहते हैं। कोशिका के अंदर जो संपूर्ण पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं, जीव द्रव। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली को साइटोप्लाज्म कहते हैं, और कोशिका अंदर के जो संपूर्ण पदार्थ होता है उसको हम लोग जीव द्रव कहते हैं। और जीव द्रव का वह भाग है जो केंद्रक के बाहर और कोशिका कला के अंदर होता है, उसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं, यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब देखिए सही क्रम चुनना है, तो सही क्रम चुनने से पहले हम सबसे पहले अपने आप में एक कर लेते हैं कि कोशिका, एक शरीर जो होता है आदमी का, वो किस चीज़ से बना होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि शरीर जो है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कोशिका के बाद क्या होता है, कोशिका से टिश्यू, फिर अंग बनता है। तो पहले यहाँ पे कोशिका हो जाएगा, फिर टिश्यू हो जाएगा, फिर अंग हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा, कोशिका, उत्तक, फिर अंग प्रणाली, पूरा संपूर्ण अंग का निर्माण होता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं। तो आंखों में आंसू बनने का जो ग्रंथि होता है वो होता है लैक्रिमल ग्रंथि द्वारा। लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा क्या होता है कि आंख से आंसू बनते हैं। वहीं अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस के द्वारा हमारे शरीर में जो है भूख, प्यास, शरीर के तापमान का नियंत्रण करना, ये सभी जो है हाइपोथैलेमस से जो है ये फील होता है, ठीक है, इसकी वजह से। उसके बाद गुस्सा भी आता है, पसीना, रक्तदाब को नियंत्रण बिंदु, सभी इसी को माना जाता है, हाइपोथैलेमस को माना जाता है, ठीक है। अगर हम थायराइड ग्रंथि की बात करें तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन टेट्रा आयोडीथायरोटिन कहलाता है। मैं इसे लिख देती हूँ, थोड़ा सा नाम इसका बहुत बड़ा है। इसको कहते हैं, सॉरी ऐसे बोलते हैं इसको, लिखने में नहीं हो रहा है, टेट्रा आयोडोथायरोटिन, ठीक है, यही इसका नाम है, साथ में ही लिखाएगा। तो यही इसका नाम है। तो इससे जो निकलने वाला हार्मोन होता है वो टेट्राथायरोटिन होता है। आप इसको जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप, क्या बोलते हैं, T4 भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है इसका लिखा हुआ, ठीक है। बहुत बड़ा सा इसका नाम होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। इस तरीके से T4 करके कुछ इसका नाम होता है, जब इसको शॉर्टकट में लिखते हैं निकलने वाला हार्मोन को। अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, उसकी गति की स्वतंत्र कोटि है। तो जब एक पक्षी आकाश में उड़ता है तो उसकी गति की स्वतंत्र कोटि जो होगा वो कितना होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। आकाश में उड़ते हुए पक्षी की स्वतंत्र कोटि 3 होती है। जब कोई कण सीधी रेखा में गति करती है, अर्थात किसी एक अक्ष पर ही गति करता है, तो उस कण की स्वतंत्रता की जो कोटि होती है वो 1 होती है, जैसे कि सरल लोलक की गति, ठीक है। और 2 किसका होता है, तो जब कोई कण 2 दिशाओं में अक्षों में गति करता है तो कण की स्वतंत्रता कोटि तो होता है, जैसे कि फर्श पर किसी चींटी का गति। और 3 किसका होगा, जब कोई कण स्वतंत्र आसमान में गति करता है, अर्थात तीनों दिशाओं या अक्षों में गति करता है, उस कण की स्वतंत्रता जो होगा वो कोटियां 3 होगी, जैसे कि कोई आसमान में किसी पक्षी की गति, ये आपका कोटि 3 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर। जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट है। 63 देखिए, हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाला तंतु क्या उत्तक होता है। तो हमारे हड्डियों को जो परस्पर जोड़ के रखता है उसको स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नायु कहते हैं। मांसपेशी को अस्थियों अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ने वाला को टेंडन कहते हैं। टेंडन किसको कहते हैं, टेंडन, इसमें याद रखिएगा, इसमें नहीं दिया हुआ है। टेंडन किसको बोलते हैं, मांसपेशियों को उत्तक से जोड़ के रखता है। मांसपेशी की अस्थियों और दूसरी मांसपेशियों को जोड़ने वाले को टेंडन कहते हैं। अगला देखते हैं 64 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी शैवाल है। तो प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में जो उपयोगी शैवाल होंगे वो कोलेरेला होंगे। क्या होगा, कोलेरेला।
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। छुई मुई किस कुल का पौधा है? तो छुई मुई जो है वो लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है, लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 66 नंबर प्रश्न, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है? तो विशिष्ट चालकता का जो मात्रक हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ओम पर मीटर। ठीक है। अगला है 67 नंबर, 20 ग्राम जल का ताप 15 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस करने के लिए उष्मा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 कैलोरी, है ना, 1 कैलोरी हो जाएगा। उष्मा की मात्रा, उष्मा की अगर हम मात्रा की बात करें दोस्तों तो इसमें जो होता है तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे देखते हैं 68 नंबर, कॉपर परमाणु का आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किसका? कॉपर परमाणु के आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन 3d10 4s1, ये इसका जो है वो विन्यास होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगला देखते हैं 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जीवाणु में नहीं पाई जाती है? तो जीवाणु में जो संरचना नहीं पाई जाती है वो अंतःप्रद्रवी जालिका झिल्ली जो होता है वो नहीं पाया जाता है। अंतःप्रद्रविका जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका जो होता है ये संरचना जीवाणु में नहीं पाई जाती है। ठीक है, और इसमें कोशिका अंग का अभाव होता है। जीवाणु का खोज 1676 ईस्वी में हॉलैंड के निवासी एंटनी न्यूवन ल्यूवेनहॉक ने किया था। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किस पर आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगला प्रश्न है, समुद्र के जल से शुद्ध पानी प्राप्त किया जाता है। तो समुद्र के जल से शुद्ध पानी जो है वो शोधन, आसवन और वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर है कि 0 डिग्री पर पारे के 760 मिलीमीटर कलम द्वारा लगाने पर दाब क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वायुमंडलीय दाब। जब 0 डिग्री सेल्सियस पर पारे के 760 मिलीमीटर कॉलम द्वारा लगाए जाने वाला दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। और 1 पास्कल दाब समान होता है जहां 1 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर बल 1 न्यूटन लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 73 नंबर, रुधिर का कौन सा घटक रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो रुधिर की बात करें तो प्लाज्मा रुधिर में सबसे अधिक भाग यानी कि संपूर्ण रुधिर का 55% भाग पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, किसमें? प्लाज्मा। मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है? तो मनुष्य का अग्नाशय जो है, मनुष्य का अग्नाशय मानव शरीर का वह ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है, ऑप्शन नंबर ए। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? यानी आम इलाज क्या है? सस्ता। तो मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे सस्ता इलाज है कि वो एंटीबायोटिक्स। किसका? एंटीबायोटिक्स सबसे सस्ता इलाज है। प्रतिजैविक मानव और जीवों के लिए कम विषैली होने का कारण संक्रमण में उपचार के लिए प्रयुक्त की जाती है। जैसे कि अगर हम कुछ इसका एंटीबायोटिक्स का नाम देखें तो जैसे पेंसिलिन हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा, क्लोरोमाइसिटिन, ये सभी जो है आपका प्रतिजैविक का यानी कि एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल है। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, इसे हम आंसर देखते हैं। 76 का आंसर सी हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा, बी 10। सेवेंटी 8 का देखिए बी हो जाएगा और 79 का देखते हैं। 79 का बी। 80 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका, सॉरी 79 का ना आपका बी नहीं होगा, 79 का सी हो जाएगा एंड 80 का ए हो जाएगा। 81 का बी। 82 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर प्रश्न का आंसर 83 नंबर प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंड 84 नंबर प्रश्न हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 85 का क्या है देख लीजिए, 85 का सी है एंड 86 नंबर का हो जाएगा 86 का सी। 87 का हो जाएगा डी। 88 का सी। 89 का सी
90 का सी, 91 का ए, 92 का क्या हो जाएगा, 92 का हो जाएगा डी, 93 का बी, 94 का देखते हैं, डी, 95 का हो जाएगा बी, 96 का हो जाएगा, 96 का ए, 97 का हो जाएगा बी, 98 का हो जाएगा ए, 99 का सी, 100 का हो जाएगा सी, 100 सॉरी डी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, ठीक है। 101 का हो जाएगा डी, 102 का हो जाएगा डी, 103 का हो जाएगा डी, 104 का हो जाएगा सी, 105 का क्या हो जाएगा, 105 का हो जाएगा बी, और 106 देख लीजिए, 106 का आपका ए हो जाएगा, 107 का ए हो जाएगा। अब 108 नंबर यहाँ पे आपका स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, तो 107 का हो जाएगा ए, सॉरी 108 का हो जाएगा, 108 का बी हो जाएगा, 109 का हो जाएगा, 109 का आपका हो जाएगा सी, 110 का हो जाएगा डी, 111 का हो जाएगा बी, 112 का क्या हो जाएगा, 112 का आपका हो जाएगा डी, 113 नंबर प्रश्न इधर दिया हुआ है और इसका आंसर ए हो जाएगा, 114 का ए हो जाएगा, 115 का बी हो जाएगा, 115 का देख लीजिए, 115 का यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, 116 का क्या होगा, 16 का ए, 17 का आपका हो जाएगा डी, 118 का हो जाएगा आपका बी, 119 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, 120 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी, 121 का हो जाएगा बी, 122 नंबर प्रश्न का आंसर ए, 123 का हो गया बी, 124 का हो गया सी, 125 का हो जाएगा बी, 126 का सी, 127 का डी, 128 का हो गया ए, 129 का हो गया सी, 130 का हो गया ए, 31 का डी, 132 का हो गया डी, 133 का बी, 134 का हो जाएगा सी, 135 देखिए, 135 नंबर प्रश्न का आंसर आपका इधर दिया हुआ है, 135 का डी हो जाएगा और 136 का डी हो जाएगा। 137 से यहाँ पे 139 तक का प्रश्न देखेंगे, 137 का आपका डी है, 138 का हो जाएगा ए, सॉरी ए हो जाएगा इसका, और 139 का बी हो जाएगा, और 140 का देखिएगा सी हो जाएगा, ठीक है। 141 का हो जाएगा सी, 141 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 142 का आपका हो जाएगा डी, 143 का हो जाएगा ए,
144 का सी, 145 का हो जाएगा ए, 146 का क्या हो जाएगा, 146 का ए हो जाएगा, 147 इधर दिया हुआ है, 147 का आंसर आप इधर देख लीजिए, 47 का डी हो जाएगा। और 148 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 149 का हो जाएगा डी। थोड़ा बड़ा छोटा कर देते हैं, देखने में सही होगा, हाँ। और 150 यानी कि लास्ट प्रश्न का आंसर डी है। तो ये आपका 150 प्रश्न था दोस्तों, समाप्त हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।